नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में बात करेंगे राजनीतिक हलचल। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, लेकिन फिलहाल 4 में होंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। तेलंगाना में थोड़ा रुक के होंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। लेकिन अब नया घटनाक्रम, कांग्रेस ने यह कहा था कि 2 महीने पहले अगर टिकट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं तो प्रत्याशी को सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा प्रचार के लिए। कहीं अगर कुछ लेकुना भी होगा उसे दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पर मोर्चा मारा। 39 मध्य प्रदेश और 21 छत्तीसगढ़ में कैंडिडेट डिक्लेयर करके, और एक तरह से कहूं कि एक कदम आगे बीजेपी ने कांग्रेस से कदम रखा। लेकिन बात यही नहीं रुकती है। जब 3 महत्वपूर्ण राज्य चुनाव की कतार में हैं, 2 में टिकट डिक्लेयर हो गए लेकिन 1 में नहीं किया गया, वो है राजस्थान। और राजस्थान में इस बात को लेकर के काफी चर्चा है कि सहज नहीं है बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी टिकटों का मंथन और चयन। यूं तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं कि अशोक गहलोत हैं, सरदारपुरा से चुनाव लड़ना है लड़ेंगे, झालावाड़ से वसुंधरा राजे हैं, लड़ेंगे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पे टिकट डिक्लेयर किए जा सकते हैं। बीजेपी ने A, B, C और D 4 ग्रुप बनाए हैं, जिसमें से सबसे लोअर कैटेगरी में कि जहां चुनाव कभी जीती ही नहीं है बीजेपी, उसमें ऐसे 19 सीटें यह माना जा रहा था कि सबसे पहले उनकी टिकट डिक्लेयर की जा सकती है। खैर, लेकिन मुद्दा सियासी है, और दोनों ही तरफ, ना बीजेपी और ना कांग्रेस, दोनों ही तरफ मुसीबत की बात यह है कि टिकट किस आधार पे किए जाएं, कैसे किए जाएं। अभी कमेटियों को लेकर के और बहुत सारी चीजों को लेकर के ही घमासान मचा हुआ है। तो टिकटों में तो आप जानते हैं कि क्या होगा। लेकिन दोनों ही तरफ कॉमन बात एक सामने आ रही है कि टिकट आला कमान देख रहे हैं, चेहरा कौन होगा आला कमान तय करेंगे। हालांकि राजस्थान में अगर बात करें कांग्रेस की, तो अशोक गहलोत सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन अभी वो भी कहते हैं कि देखिए मुख्यमंत्री, आप लोगों की दुआ रहनी चाहिए और कांग्रेस इस मिथक को तोड़ सके, हमारा प्रयास ये है। वो ये नहीं कहते हैं कि जैसे पहले लगातार कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री हूं और आगे भी मैं ही रहूंगा, धारीवाल मेरे साथ में UDH मिनिस्टर रहेंगे, लेकिन वो चीजें अब थोड़ी दब रही हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ में कांग्रेस से हैं, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी भाजपा से हैं, हमारे सहयोगी अनिल सैन हमारे साथ। अनिल, देखिए, टिकट डिक्लेयर किया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, थोड़ी सी चौंकाने वाली बात यह लगती है कि जो एजेंडा कांग्रेस लेकर के चल रही थी वो बीजेपी ने दाव मार लिया उसमें। लेकिन राजस्थान को छोड़ देना, तो यहां कहीं कुछ ऐसा लगता है कि चर्चाओं के बाजार में बीजेपी ने खुद ने ही एक मसाला दिया है। देखिए, छोड़ा नहीं है राजस्थान को। चर्चा राजस्थान के लिए भी चल रही कि राजस्थान को बीजेपी कैसे फतेह करे। उस फतेह के अंदर अगर कुछ टिकटों का ऐलान करना है, लगभग 2 दर्जन से कुछ ज़्यादा सीटें ऐसी हैं भारतीय जनता पार्टी की नज़र में, उन सीटों पर फोकस भी है, पार्टी कमज़ोर भी रही है, कुछ चेहरे वहाँ पर हैं, लेकिन अगर उनको समय से पहले टिकट दी जाती है, कमान थमाई जाती है, तो पार्टी को लगता है कि शायद वहाँ पर पार्टी के लिए कुछ बेनिफिट होगा। या तो कैंडिडेट जीतेगा नहीं तो कुछ आंकड़ा जो कमजोर रहता है वोटर्स का, वो कहीं ना कहीं जुड़ पाएगा। और यही रणनीति छत्तीसगढ़ और MP के लिए भी है। तमाम जगह पर जो टिकटों का ऐलान किया गया है, उन सीटों को फोकस किया गया जो कि C और D कैटेगरी के हैं। या तो पिछले 2 चुनाव नहीं जीती है पार्टी, या वहां पर पार्टी कमजोर रही है, उन सीटों को देखते हुए फोकस किया गया है। हमने देखा था कि कांग्रेस ने इस पूरे मसले पर चर्चा की, संवाद किया था और एक निष्कर्ष निकाला था कि राजस्थान में इस तरह का फॉर्मूला अपना जाएगा जिसमें कुछ सीटें होंगी जहां पर पार्टी पहले टिकट डिक्लेयर करेगी। लेकिन तत्कालीन उस समय जब रिएक्शन बीजेपी का आया था, वो कांग्रेस पर हमलावर रूप था। लेकिन राजनीति के अंदर जीत की भूमिका कहीं दिखाई देती है। जिताऊ उम्मीदवार है और वो उम्मीदवार दूसरे पार्टी से अपने दल में आ रहा है तो टिकट हाथों हाथ दी भी जाती है। तो यही फैक्टर कहीं ना कहीं बीजेपी को अच्छा लगा। शायद भारतीय जनता पार्टी खेमे को लगा कि कांग्रेस की ये जो चाल है ये बीजेपी को कहीं ना कहीं मात दे सकती है, तो क्यों ना इसको अपनाया जा सके। ये बेनिफिट देने वाला भी है ये कदम। तो इस फॉर्मूले को प्लान कांग्रेस ने बनाया, बीजेपी ने उसको तुरंत अमली जामा वहां पर पहना दिया और टिकटों का ऐलान भी कर दिया। राजस्थान में नहीं किया, लेकिन
ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हो सकता है आने वाले दिनों में राजस्थान में भी कुछ सीटों पर बीजेपी वहां पर डिक्लेरेशन कर दे। जी चलिए अनिल, आप बने रहे हमारे साथ, मैं वापस लौटूंगा आपके साथ में। और एक बार मैं राजकुमार जी का रुख करना चाहूंगा। राजकुमार जी, अशोक गहलोत जी ने बहुत सोच समझ के, क्यों उनका अपना एक राजनीतिक कद है, न केवल राजस्थान में, देश भर में, उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले टिकट डिक्लेयर करनी चाहिए। हालांकि अजय माकन जी ने भी कहा, लेकिन इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, पहले सितंबर था, अब अक्टूबर कर दिया गया उसको, कि आचार संहिता के साथ ही टिकट का भी कुछ हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि जो प्लान कांग्रेस का था वो बीजेपी ने इसे हाईजैक किया है, या फिर हर पार्टी की अपनी एक रणनीति है? क्योंकि प्लान आपका था जिसे आपने ओपन किया, एक चॉइस थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, ऐसा किया जाना चाहिए। बीजेपी ने बिना किसी सुगबुगाहट के, बिना किसी हो हल्ला के, और इन्होंने लॉन्च कर दिया। देखिए योगेंद्र जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे संगठन महासचिव आदरणीय वेणुगोपाल जी ने ये कहा था कि सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हमारी पहली सूची राजस्थान की जारी कर देंगे। उसमें एमपी की भी आ सकती है, छत्तीसगढ़ की भी आ सकती है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने हमारी कॉपी करने का प्रयास किया है, अच्छी बात है, वो कुछ तो सीख रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे एमपी में 39 टिकट घोषित करें, चाहे वो छत्तीसगढ़ में 21 टिकट घोषित करे, उसका राजस्थान पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में टिकट घोषित करने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है, और टिकट से पहले किस नेता को कहां भूमिका दी जाए उस पर वो बहुत ज्यादा पशुपेश में है। एक वर्ग के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली में लगातार कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा संकट में डाले हुए हैं। रही बात हमारी, लेकिन वो तो ज्यादातर रहती भी तो दिल्ली, आप ही लोग तो आरोप लगाते हैं कि राजस्थान नहीं आती, दिल्ली ज्यादा रहती हैं। लेकिन अभी तो चुनावी समर चल रहा है, सब नेता राजस्थान में दौरे कर रहे हैं, भले ही उनकी झूठी यात्राएं चल रही हो जिसमें जनता नहीं आ रही हो, भले ही वो झूठे प्रदर्शन चल रहे हो जिसमें लोग नहीं आ रहे हो, तो उनमें वो आजकल आने की बजाय वो दिल्ली में डेरा डाली हुई है। प्रमुख मीटिंगों में भी वो जयपुर में नहीं दिखती हैं। इसलिए निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे उन्होंने आलाकमान को तंग किया हुआ है या आलाकमान उनको तंग कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कल कांग्रेस पार्टी की सीईसी की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग जयपुर में होगी और उसमें हमारे जो सीईसी के समस्त मेंबर है, मुख्यमंत्री सहित सब लोग बैठेंगे और निश्चित तौर पर कल को एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि राजस्थान में टिकट भले ही हम सितंबर के लास्ट वीक में घोषित करें या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में घोषित करें, हमारी चुनावी रणनीति लगातार चल रही है। हम जनता के बीच में लगातार पिछले 5 साल से जनता के बीच में है। जनता ने हमको इस बात का आशीर्वाद दिया था कि हम जनता के बीच में रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में नहीं रही। आई मुद्दों को लेकर 2 दिन के लिए आई, 3 दिन के लिए लेके वापस चली गई। और हमारी जो प्रमुख योजनाएं हैं जिनके माध्यम से राजस्थान की जनता ने हमको परखा है। और एक बात योगेंद्र जी और बता दूं, हमारे राजस्थान के, हिंदुस्तान के महबूब नेता आदरणीय अशोक गहलोत जी को राजस्थान की जनता बहुत बारीकी से जानती है। अगर सुखाड़िया जी और भैरव सिंह शेखावत के बाद अगर राजस्थान की जनता किसी को पहचानती है, जानती है, तो वो अशोक गहलोत जी हैं। वही तो अशोक गहलोत जी वो नेता है। अशोक गहलोत, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप जो कह रहे हैं उनका अपना कद है, राजनीतिक सूझबूझ है उनको। वही तो मैंने आपसे शेयर किया कि वो 2 महीने पहले टिकट देने की बात कह रहे हैं। और जैसे हमारे सहयोगी अनिल ने बताया और मैं भी कह रहा हूं कि एजेंडा आपका होगा। मैं ये नहीं कहता कि एजेंडा केवल आपका हो, बीजेपी का भी हो सकता है, लेकिन जो 4 दीवारी है उससे बाहर कांग्रेस का एजेंडा है कि 2 महीने पहले टिकट दिया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने बिना किसी हौला के इसे लॉन्च कर दिया। तो वही मैं पूछ रहा हूं कि अशोक गहलोत साहब की सूझबूझ, उनके एक दूरदृष्टिता है कि ऐसा होना चाहिए, उन्हें लगता होगा, तो वो आप लोगों ने काफी विलंब किया उसमें, या अभी भी कुछ समय का इंतजार करना चाहिए, 1-1.5 महीना और? नहीं, कोई विलंब नहीं है योगेंद्र जी। निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पहले सूची जारी करेगी। और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पहली सूची जारी कर दी, उससे मैंने कहा ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं कह रहा हूं राजस्थान की जनता अशोक गहलोत जी को जानती है, बारीकी से जानती है। और अशोक गहलोत जी महबूब नेता ऐसे ही नहीं है कि खाली महबूब एक शब्द है। गहलोत जी को राजस्थान की जनता जानती है। 500 रुपए के सिलेंडर की वजह से उनको स्नेह नहीं करती है। गहलोत जी की कार्यशैली को जानती है। गहलोत जी जिस समाज से आते हैं, गहलोत जी जिस परिवार से आते हैं, गहलोत जी के बाद ना कोई बहुत बड़ा समाज है, ना कोई बहुत धनी समाज से आते हैं, ना धनी परिवार से आते हैं, ना कोई बहुत बड़े परिवार से आते हैं। एक साधारण व्यक्तित्व के धनी है वो, कि वो अंतिम व्यक्ति के, गरीब की तकलीफ को समझते हैं, कार्यकर्ताओं की तकलीफ को समझते हैं, जनता की तकलीफ को समझते हैं। और 200 के 200 विधानसभा क्षेत्र, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का एमएलए हो, चाहे कांग्रेस का एमएलए हो, चाहे वो किसी का भी मेयर हो, चाहे किसी का भी पार्षद हो, वो राजस्थान की 8 करोड़ जनता को अपना मान के सेवा करते हैं। वापस लौटूंगा। चेतन जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप लोगों ने टिकट डिक्लेयर कर दिए, एक चर्चा रही कि बीजेपी ने इसमें पहला दाव मारा है, लेकिन राजस्थान को छोड़ करके ऐसा भी लगता है कि दोनों जगह तो बीजेपी वेल सेटल्ड है, लेकिन राजस्थान में सब कुछ सहज नहीं है। इसी वजह से प्रधानमंत्री को सारी कमान राजस्थान की खुद के हाथ में भी लेनी पड़ी। एक चर्चा है ये। कल हमने
चुनाव प्रबंधन समिति और चुनाव संकल्प पत्र समिति, इनका ऐलान किया भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय। अगर आप इसका अध्ययन करेंगे और विश्लेषण करेंगे तो आपको एक जोरदार चीज़ बताता हूँ, इसमें पार्षद भी है। प्रदेश स्तरीय चुनाव प्रबंधन समिति में ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, क्योंकि ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं के बेस की पार्टी है। जो परिवारवाद की पार्टियां हैं वो अपने परिवार का ध्यान रखती है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता का ध्यान रखती है, और किस समय किस कार्यकर्ता को कहाँ पर इस्तेमाल करना है, कब करना है, ये निर्णय पार्टी करती है। और उसी के अनुरूप कल 21 सदस्यीय जो समिति बनी है उसमें आप अध्ययन करेंगे तो समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व और उसकी आयु की अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पाएंगे कि जिस प्रकार से युवा शक्ति को, हमारे युवा कार्यकर्ताओं को जगह दी गई है, वो अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण है राजस्थान की राजनीति में। अब आता हूँ हमारे कांग्रेस के। चेतन जी, एक सवाल हो रहा है मेरा आपके, बिल्कुल उनका रिप्लाई करना। आपने कहा कि हर वर्ग से, तो ये सोशल इंजीनियरिंग तो हर राजनीतिक दल करके चलता है, फिर जातिवाद, परिवारवाद, ये बातें क्यों की जाती हैं? अब आपने खुद ने भी कहा कि हर वर्ग को, अब योग्यता को आधार बनाते हैं कि वर्ग और जाति को आधार बनाते हैं? मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। योग्यता, जाति, इसका कोई रिलेशन नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, 35 साल से मैं संगठन का काम कर रहा हूँ और कभी पद मेरे पास नहीं रहा, लेकिन मैं 2003 से तो सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ। उससे पहले विद्यार्थी परिषद में काम करता था। विद्यार्थी परिषद हो यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी कार्यकर्ता आता है उसकी सबसे बड़ी चीज़ है कि महत्वाकांक्षी होते हैं। अति महत्वाकांक्षी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी नहीं होता और वो अपने काम पे विश्वास करता है और काम के बेस पर ही। कल मैंने खुद ने जब वो समितियों के देखे नाम तो मेरे को ऐसा लगा कि ये एक पार्टी है जो टॉप टू बॉटम, चाहे ज़मीन पे कार्यकर्ता जो काम कर रहा है उसको भी टॉप पे लाने का काम करती है। अब बताऊँ, हमारे कांग्रेस के मित्र की बात पे कहना चाहता हूँ, हमने भीड़ देखी थी महंगाई राहत कैंप में, जिस प्रकार से राजस्थान की जनताओं को, महिलाओं को मई जून के महीने में लाइनों में लगाया और बेहोश हुए। और उसके मिला क्या? सबसे बड़ा प्रश्न एक है कि मिला क्या? मिला रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन। क्या आवश्यकता थी? बीपीएल परिवार को आपको 500 रुपये का सिलेंडर देना तो देना है, आपके पास डेटाबेस है। और तो और बजट घोषणा में जो घोषणा की हुई थी कि राजस्थान के हर नागरिक को 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, तो किस लिए ये नाटक किया गया महंगाई राहत कैंप में फार्म भरवाने का? ये इसलिए किया गया था कि इनकी जनता उसमें भी नहीं आई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, संविदा कर्मियों को जिस प्रकार से इन्होंने काम पे लगाया महंगाई राहत में, इससे ये बौखला करके। और एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ, सब चीजें माननीय गहलोत साहब को याद आती है चुनाव से 4 महीने पहले। गरीब भी याद आता है, मध्यम वर्ग भी याद आता है, सामाजिक संगठन भी याद आते हैं, लेकिन 4.5 साल तक नहीं आते। और उसी का परिणाम है कि इनकी केवल घोषणा होती है, जमीन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। यही काम माननीय गहलोत साहब ने 2008 में भी किया था, लेकिन सीटें आई थी 20। लेकिन आप लोग भी तो अपोजिशन में हैं, आप लोगों को याद दिलाना चाहिए था। बिल्कुल कि कुछ महंगाई से राहत दिलवाइए या फिर जनता के लिए कुछ योजना ऐसी लेके आइए जो आपको लगती है। इसी बात पे आता हूँ, लाठियां हमने खाई है, वीरंगनाओं ने खाई है, डॉक्टरों ने खाई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की टांग में फ्रैक्चर हुआ था, आपको योगेंद्र जी अच्छी तरह पता है क्यों हुआ था। वो कि धार्मिक जुलूस नहीं था, वो इसी रीट पेपर आउट का जुलूस था। मैं खुद उसमें देख रहा था जिस प्रकार से उनकी टांग में फ्रैक्चर हुआ, जिस प्रकार से उनको गिराया गया। चलो कोई नहीं है भारतीय जनता पार्टी का मामला, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने डॉक्टरों पे, भारतीय जनता पार्टी का मामला क्यों है? ये तो पुलिस और आपके बीच का मामला था। वीरंगनाओं पे जिस प्रकार का लाठीचार्ज इन्होंने किया और जो लाठी तंत्र 4.5 साल तक इन्होंने चलाया है, इनकी विदाई तय है। ये मैं कहना चाहता हूँ लास्ट बात, भारतीय जनता पार्टी 3 साल से सिंगल पॉइंट कार्यक्रम है। चुनाव में जाना था, ये सबको पता है, हर राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है। हमने सबसे पहले हमारा संगठन मजबूत किया, पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश तक। अब हम बिल्कुल चुनावी मूड में हैं और हमारी लगातार जिस प्रकार से बैठ के हो रही है, जिस प्रकार के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं। हमारे मित्र अभी कह रहे थे अनिल जी, राजस्थान में नहीं। मैं बताना चाहता हूँ, राजस्थान की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अभी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए दिल्ली के अंदर केंद्रीय समिति की बैठक हो गई और होने के बाद में कैंडिडेट डिक्लेयर किए। राजस्थान की अभी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है जी। और जब बैठक हो जाएगी उसके बाद में क्या चीज निकल के सामने आती है वो सभी पत्रकार बंधुओं के सामने आएगी। और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जो भी चीज है
पहले कयास लगाए जाते हैं और लगाना चाहिए, पत्रकार बंधु कयास लगाते हैं, लेकिन जब वो चीज़ सामने निकल के आती है, इसका एग्जाम्पल कल हम सब ने देखा है। कल हमारी कोर कमेटी की भी बैठक थी शाम को 6 बजे, लगातार बैठक है। कल हमने चुनाव प्रबंधन समिति, संकल्प समिति की घोषणा कर दी, और आगे जब जब समय निकलेगा, क्योंकि कोई भी पार्टी अपनी रणनीति को टीवी के ऊपर उजागर नहीं करेगी, लेकिन बन चुकी है, नहीं चल रहा है, कंटिन्यू प्रोसेस है ये लगातार एक प्रोसेस है चुनाव प्रबंधन का, कि किस समय किस चीज की घोषणा करनी है, किस समय किस चीज तय हो जाएगी, किस समय क्या निर्णय लेना है, किस समय क्या चीज आगे बढ़ना है। ये सब हर पार्टी का होता है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं, हर पार्टी का होता है, और उसी के अनुरूप पार्टी आगे बढ़ती है, और भारतीय जनता पार्टी भी उसी के अनुरूप कदम एक एक कदम बढ़ा रही है। और आपके सामने तो अब की बार भी दलित बस्ती में या फिर ऐसे उसमें भोजन वगैरह का रखेंगे कार्यक्रम? भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग तक पहले भी जाती थी, आज भी जाएगी, क्यों नहीं जाएगी भारतीय जनता पार्टी? नहीं, चुनाव के टाइम आप लोग भी जाते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी। आपके यहाँ पे मेयर का चुनाव है, कोई जाकर के खाना खाने नहीं गया, दूसरे चुनाव भी होते हैं उसमें नहीं गया, लेकिन जैसे विधानसभा चुनाव आते हैं तो कोई ना कोई एक बस्ती होती है जिसके अंदर अध्यक्ष जी का या अमित शाह साहब का किसी के भोजन का कार्यक्रम रखवा दिया जाता है। आप मेरे को आमंत्रित करिए किसी भी वाल्मीकि बंधु के घर। नहीं, वहाँ तब भी आमंत्रित किसी ने नहीं किया। नहीं, मैं एक बात बताता हूँ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी समाज वर्ग को कंधे से कंधा मिलाकर के साथ लेकर के आगे बढ़ती है। राजपूत साहब, ये बात कहने की जरूरत ही नहीं है, जब भी तो सीटें मिली आप लोगों को इतनी। बिल्कुल, अगर नहीं होती पार्टी में मादा तो सीटें कैसे मिलती? ये तो बिल्कुल इसमें कोई संदेह ही नहीं है। राजकुमार जी, अभी आपने सुना कि एक तो बौखलाहट बताई जा रही है, दूसरा चुनावी साल में आप लोगों को याद आती है जनता की, उससे पहले नहीं आती है। अभी आपके सामने आरोप लगा है, कुछ है जवाब आपके पास इसका? योगेंद्र जी, कोरोना तो सरकार आते ही आ गया था। कोरोना का जिस तरह से हमने सुप्रबंधन किया, पूरी दुनिया ने हमारी तारीफ की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारी तारीफ की है। और कोरोना में अशोक गहलोत जी ने कहा था कि मैं किसी व्यक्ति को राजस्थान में भूखा नहीं सोने दूंगा, उन्होंने भूखा नहीं सोने दिया। हमने रोडवेज की बस हिलाई, ऑक्सीजन लगाए, महंगे महंगे इंजेक्शन लगाए। हमारे जो चार्टर प्लेन जो और सवारियों को बैठाने काम आते हैं, जो वीआईपीज को बैठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक निवेदन जरूर करूंगा, इंजेक्शन मंगवाए। एक निवेदन करूंगा मैं, जिस रेमडेसिविर की बात करो महंगा है ही नहीं है, 700-750 रुपए का इंजेक्शन है। वो तो हालात ने उसे महंगा कर दिया, वो महंगा इंजेक्शन बिल्कुल नहीं था। क्योंकि मैंने भी एक सैंपल के रूप में रखा इसको कि ये रेमडेसिविर जो लोगों को लाइन में लगवा के रख दिया और उसके इंतजार में लोग दम तोड़ते चले गए, वो याद रखने की बात है। मैं उसको लेमिनेट करा के मैंने रखा हुआ है कि ये रेमडेसिविर है जो 700 से 800 के बीच का है, जिसको लाख लाख रुपए तक लोगों ने दे दिया। वही कह रहा हूं, महंगा इंजेक्शन तो नहीं है वो। वही कह रहा हूँ योगेंद्र जी, राहुल गांधी जी ने तो बहुत पहले केंद्र सरकार को आगाह कर दिया था कि कोरोना का आने वाला है, उसके लिए अलर्ट हो जाइए। और जो आप कह रहे हैं 700-800 रुपए इंजेक्शन, वो 50,000, 60,000, 70,000, एक 1.25 लाख रुपए तक बिकने लग था। उसके बावजूद भी अशोक गहलोत जी ने शानदार सुप्रबंधन किया। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की सरकार गिराने का असफल प्रयास किया, पूरे राजस्थान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, उसमें कामयाब नहीं हो पाए और आज तक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। इनका नाम अशोक गहलोत है, ये जादूगर ऐसे ही नहीं है। इन्होंने राजस्थान की जनता के दिलों में राज किया है, और राजस्थान की जनता के दिलों में राज ऐसे ही नहीं किया है। अकाल जब पड़ा था ना, गेहूं की बोरियां भरती थी घरों के अंदर। ये तो केवल राजनीति करना चाहते हैं। 25 के 25 सांसद ये पानी मांगते हैं, एक मंत्री हमारे यहां से आते हैं, पानी तक दे नहीं पाते हैं। ये क्या अनाज की बोरियां भरेंगे? अब केवल 2-3 महीने चुनाव के रह गए तो इनको नई नई कमेटियां याद आ रही, नए नए नेता याद आ रहे हैं। वसुंधरा जी पूरे 4.5 साल से गायब है राजस्थान से, लेकिन वो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री बनी है। राजकुमार जी, तो चुनाव की से जुड़ी कमेटी, तो एक बताइए, चुनाव होने के महीने बर्बादी कोई कैसे मैनिफेस्टो कमेटी बना देगा? तो एक कमेटी इस बात की भी बना देते कि जो महंगाई त्राल शिविर चल रहे हैं उसमें जाओ, गुलाबी कलर के जो टेंट है, जिनके सामने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और नेता जो गर्दन झुका के नीचे सामने से निकल जाया करते थे, एक कमेटी इस बात की भी बनाते हैं, वहां जाके देखते तो सही कि अधिकारी क्या कर रहे हैं, कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, जनता कैसे परेशान हो रही है। उनके लिए कूलर की व्यवस्था है कि नहीं है, पानी की व्यवस्था है नहीं है, नाश्ते की व्यवस्था है नहीं है, अधिकारी काम प्रॉपर्ली कर रहे हैं नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जनता की सेवा कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां जाते, जो अभी मेरे साथी कर रहे थे, हमने बूथ मैनेजमेंट बना दिया, बूथ की कमेटियां बना दी, सब बना दी, तो उन कार्यकर्ताओं को वहां लगा दिया तो सही। हम तो राजस्थान की जनता की सेवा ही तो कर रहे थे, वहां तो कोई वोट मांग नहीं रहे थे हम लोग। तो राजस्थान की जनता तो हमने सेवा पहले भी करते, हमने दवाइयां फ्री करी, जानवरों की दवाइयां फ्री करी, जानवरों के टेस्ट फ्री करिए। हम वो तो वोट भी नहीं देते ना, हमको तो जानवर तो किसी को वोट नहीं देते, हमने तो जानवरों का पशु बीमा भी किया है। और योगेंद्र जी एक बात और बताऊं मैं, महिलाओं की जो तकलीफ है, जो महामारी पीरियड आता है, जो अपने परिवार के सदस्यों को भी वो बता नहीं पाती है। राजस्थान के अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री एकमात्र पूरे हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने महिलाओं की उस तकलीफ को समझा और उड़ान स्कीम के तहत पूरी की पूरी महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन फ्री कराने का उन्होंने वादा किया, उपलब्ध भी करा रहे हैं। तो ये ऐसी मार्मिक तकलीफें हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जनता की बातों को समझते हैं।
और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि राजस्थान का भला है कि राजस्थान की जनता कहती है कि अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री, भला हुआ राजस्थान का। अगर कोरोना में कोई और मुख्यमंत्री होता राजस्थान का न जाने क्या हाल होता। और योगेंद्र जी, राजस्थान की जनता जो अंतिम व्यक्ति पे बैठी हुई है, अंतिम व्यक्ति, छोर का व्यक्ति बैठा हुआ नारे लगा रहा है चौथी बार गहलोत सरकार। और मैं आपके चैनल पे रिपीट कर रहा हूं कि ये इस बार रिवाज बदलेगा, 2023 में रिवाज बदलेगा, 2024 के अंदर राज बदलेगा। राज 2024 में राज बदलेगा, दिल्ली का राज बदलेगा। राजस्थान की जनता ने तय कर लिया कि 25 के 25 सांसद इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को देने वाले नहीं है। राजस्थान के 25 के 25 सांसदों ने राजस्थान की जनता को बेवकूफ बनाया है। अच्छा होता है इनमें से 25 में से 5-7 सांसद तो अशोक गहलोत के साथ बैठ करके, और सांसदों की जिम्मेदारी क्या बनती थी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में सेतु का काम करते। कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई स्कीम में कोई दिक्कत है तो बैठ के वो काम करते। वो करने के बजाय इन्होंने तो प्रधानमंत्री जी को गुमराह किया। प्रधानमंत्री जी अच्छे इंसान है, गहलोत साहब के मित्र हैं, वो बार बार कहते हैं अशोक गहलोत जी मेरे मित्र हैं, आपको उनको गुमराह किया, ईआरसीपी के ऊपर भी गुमराह किया इन्होंने। आपको लगता है कि भारत पे इंडिया का राज होगा या कांग्रेस का ही होगा? कांग्रेस का राज होगा। 2023 में राजस्थान से 25 के 25 सांसद राजस्थान की जनता नहीं लेने देगी और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हम नीचे लेके आएंगे। 2024 में भारत पे इंडिया का राज होगा या कांग्रेस का होगा? देखो, इंडिया तो हमारा जो नया गठबंधन बना है उसका नाम है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 2024 में राजस्थान से 25 के 25 सांसद राजस्थान की जनता नहीं लेने देगी। इस बात का मैं आपके चैनल पे ठोक के वादा कर रहा हूं, क्योंकि राजस्थान की जनता ने देख लिया 25 सांसदों को। कुछ तो दोगे, अब कुछ तो देखते क्या होता है, किस तरह से काम करते हैं। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान के 25 सांसदों ने राजस्थान की जनता के साथ छलावा किया है। अच्छा होता है वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के बीच में सेतु का काम करते। कोई स्कीम आने में कोई तकलीफ हो रही है, अगर मध्य प्रदेश वहां राजनीति करना चाह रहा है तो आते बैठते बातचीत करते। मैं लौटूंगा मैं। एक बात मुझे जरूर समझ में आ रही है, यहाँ पे कांग्रेस के निशाने पे पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार तो नहीं रहेगी, तो तय मान के चलिए आप, राहत की बात है वसुंधरा राजे के लिए। और मोदी जी निशाने पे रहेंगे, उनके कार्यकाल निशाने पे रहेगा। विधायक भी बीजेपी के निशाने पे नहीं आएंगे। उन्होंने क्या किया नहीं किया, विधानसभा में सवाल उठाए नहीं उठाए, सरकार के खिलाफ कुछ किया नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। निशाने पे रहेंगे सांसद। क्या आपने ईआरसीपी पे बात नहीं की, आपने राज्य की योजनाओं को लेकर के केंद्र में बात नहीं की, किसी भी मीटिंग में ये नहीं कह पाए प्रधानमंत्री जी के सामने कि साहब ये अमुक योजना राजस्थान के लिए और इसमें आप ये करवाइए, ये कांग्रेस का आरोप रहेगा। तो राजपुरोहित साहब, ये मान के चलिए लोकल जो बीजेपी की कमेटी है वो बहुत कम, आंशिक रूप से आप लोगों पे हमले होंगे। हमला सीधा दिल्ली पे होगा और विधायक तो हैं, वो तो आराम से राहत की सांस लें, क्योंकि दूसरा हमला होगा सांसदों पर कि सांसदों ने प्रधानमंत्री के सामने ये कहने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि राजस्थान की जो पेंडेंसी है, योजना है, उस पर कोई काम करवाइए। आपके सामने आपके साथी प्रवक्ता का भी आरोप है। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। पहले हमारे कांग्रेस के मित्र ने भी बताया था गहलोत सब जादूगर है, बिल्कुल है, मानता हूँ। तो 25 सितंबर की घटना को जब पूरे राजस्थान ने देखा था तो मान लिया जादूगर। अल्लाह कमान को जिस प्रकार से आंख दिखाई गहलोत साहब ने, मेरे अंदर भी एक छवि थी गहलोत साहब। जादूगर जादू दिखाता है कि आंख भी दिखाता है? ये मैं इसी पे आ रहा हूँ। मेरे अंदर भी एक छवि थी गहलोत साहब की गांधीवादी नेता की, लेकिन उस दिन वो छवि चूर चूर हो गई। दूसरी बात, भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस के मंत्री लगा रहे हैं, कांग्रेस के विधायक लगा रहे हैं। कौन लगा रहा है और क्यों लगा रहा है? तीसरी बात, माननीय मोदी साहब की बात की। मोदी साहब के पास इस लोक कल्याणकारी की योजनाओं को बताने के लिए बहुत कुछ है। हमारे कांग्रेस के मित्र एक अक्षर नहीं बोल पाए अभी, केवल महिलाओं की सैनिटरी नैपकिन की बात की, एक सड़क की बात नहीं की, एक हॉस्पिटल की बात नहीं की, एक स्कूल की बात नहीं की, क्योंकि बताने के लिए कुछ है नहीं। अब आता हूँ मैं आगे। जो भी सिस्टम चल रहा है कांग्रेस के अंदर, जिस प्रकार से 4.5 साल चल रहा है, अभी स्वीकार किया कि 750 का रेमडेसिविर 1 लाख में बिका। ये किसकी नाकामी है? क्या राजस्थान की जनता की नाकामी है? मेरे खुद के परिवार में 2 मेंबर चले गए दुनिया से। आपको मैं आश्चर्यजनक चीज बता रहा हूँ, उनका डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना लिखवाने के लिए मेरे को 6 महीने लगे, और वो भी तब लगे जब एक नई कमेटी बनी, डॉक्यूमेंट हमने दिए, कुछ आरटीआई से मांगे, और जब मेरे परिवार के 2 मेंबरों का कोरोना का सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए 6 महीने लग सकते हैं, तो इस राजस्थान की जनता को क्योंकि कोरोना की घोषणा तो कर दी 50,000 देंगे या वो देंगे, दिया कुछ नहीं। और तो सर्टिफिकेट बनाने में मैं आपको कह रहा हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर लिखते थे, डिजीज कोज के अंदर कोरोना नहीं लिखते थे, और कोरोना नहीं लिखने के कारण से जो राहत कोरोना पीड़ितों को, उनके आश्रितों को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली।
और इसी बात पे जनता आक्रोशित है। और जनता जिस प्रकार से जनता आक्रोश व्यक्त कर रही है राजस्थान की, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल हसीन सपने लेने चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। 25 की 25 ले जाए, मतलब 30 ले जाए राजस्थान में। इनकी 25 से तो 30 क्यों दोगे? क्या पता ले जाए, 25 ले जा सकता है, वो 30 भी ले जा सकता है, क्योंकि स्वप्न में ले जाना है एक ना। सीट पे 2 लोगों को बैठाओगे। स्वप्न में ले जाना है, हकीकत में नहीं ले जाना है। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र जो चुनाव होने जा रहे हैं, मैं ये दावे से कह सकता हूँ आज के दिन के अंदर जो हमारी मेहनत है, जो जनता का आक्रोश है, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रति नाराजगी है, जिस प्रकार का कुशासन इन्होंने 4.5 साल तक दिया है, ये पता कैसे चल पा रहा है कि कुशासन है या फिर जनता में आक्रोश है? इसलिए पता चल रहा है कि माननीय राहुल गांधी जब मानगढ़ धाम आते हैं तब उनको मणिपुर मिजोरम याद आता है, लेकिन खाजूवाला याद नहीं आता, भीलवाड़ा याद नहीं आता है, जहाँ एक दलित बच्ची की रेप करके हत्या कर दी, और तो संवेदनाएं भी मर चुकी है। एक भी नेता उनके परिवार से मिलने के लिए नहीं जाता है। और तो और उन जो लोग आरोपी है उन पे कार्रवाई कराने के लिए धरना प्रदर्शन आपने योगेंद्र जी स्वयं ने देखा है करने पड़ते। अगर सरकार स्वतः संज्ञान लेकर के उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती तुरंत, तो क्या धरना देने की किसी को शौक है? क्या प्रदर्शन करने का किसी को शौक है? नहीं करेंगे। ये इसलिए नहीं करेंगे कि इनकी सरकार 2 बेस पे चल रही है। तुष्टीकरण नंबर 1, इस राजस्थान की शांति को भंग करने में सबसे बड़ा योगदान तुष्टीकरण का रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले में 3 बातें कही थी, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण इस देश को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इन तीनों को भारत में खत्म करना है। और ये तीनों जब कितने साल लगेंगे अभी और खत्म होने में इसमें? बिल्कुल प्रोसीजर चालू है। आप देख रहे हैं 2014 के बाद में जिस प्रकार से हिंदुस्तान ने उन्नति की है, जिस प्रकार के विकास के नए आयाम स्थापित करे, मैं कांग्रेस के मित्र को निमंत्रण देना चाहता हूँ कि एक रोड बनी है अमृतसर से जामनगर, वो हमारे बीकानेर शहर के अंदर से निकली है। एक बार यात्रा कर ले, जिस हनुमानगढ़ पहुंचने में, बीकानेर से हनुमानगढ़ पहुंचने में गड्ढे तो पड़ने लगे सर अभी से भी। मैं बता रहा हूँ 4.5 घंटे लगे थे। गड्ढे कैसे पड़ने लगे अभी से नए रोड में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी पे भी आता हूँ। कहीं गड्ढे पड़े हैं, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन गड्ढे कब पड़े हैं? जब सड़क बनी है। सड़क बनाएंगे नहीं आप तो गड्ढे कहाँ से पड़ेंगे? पहली बात। बनने के बाद भी आप ये बताइए 1 महीने में टूट जाए, फिर इसको भ्रष्टाचार नहीं कहोगे? मैं बता रहा हूँ 85,000 करोड़ के बंडल छुप गए उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता हूँ। जिस हनुमानगढ़ बीकानेर से पहुंचने में 4.5-5 घंटे लगते थे, मैं स्वयं जाके आया, लाइव भी था मैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, सड़कें बनी, मैं इसे बिल्कुल खारिज ही नहीं कर रहा। 2 घंटे 20 मिनट सड़क। मैं दिल्ली जाने के लिए जिस रूट से कोटपुतली होके जाते थे, हम इधर से जाते हैं, बहुत ही सहजता के साथ में पहुंच रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है काम। लेकिन बात करप्शन की जो की जाती है ना, करप्शन का नजरिया या चश्मा कुछ अलग अलग होता है। मैं ये नहीं कहता आपका काम सड़क बनाने का है, लेकिन 1 महीने में ही अगर राजस्थान की सड़कों में 6 महीने में भी गड्ढे पड़ जाते हैं, तो आपकी पार्टी के नेता कहते हैं ये देखिए भ्रष्टाचार की बू आ रही इन गड्ढों में। तो मुझे ये बताइए कि 1 महीने बाद ही किसी सड़क में गड्ढे पड़ जाए तो उसमें गुलाब की खुशबू कैसे आ सकती है? मैं आता हूँ इसी बात पे। मैं कभी समर्थन नहीं करता हूँ भ्रष्टाचार का। जहां भी गड्ढे पड़े हैं, जिस सड़क पे पड़े हैं, जांच होगी उसकी, और जो दोषी को उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, नंबर 1। नंबर 2, बारिश का मौसम चल रहा है, कांग्रेस सरकार पेचवर्क के लिए पैसा देती है। कोई भी सरकार हो बारिश के बाद पेचवर्क का पैसा देती है। क्यों देती है पैसा? वो खड्डे नहीं पड़ते उस समय। क्लाइमेट का भी पूरा, राजस्थान के जो जिस प्रकार से क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट का भी पूरा इम्पैक्ट रहता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अपन चर्चा खड्डे की कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल पॉलिटिकल चर्चा, चलिए उसमें मत जाइए, पॉलिटिकल चर्चा पे आइए सर, क्योंकि समय 1 मिनट बचा है जो मैं अनिल को दूंगा। 1355 किलोमीटर की जो रोड बनी है, आप चाहिए योगेंद्र जी, यात्रा कीजिए। सर मैं इसे खारिज नहीं कर रहा, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा है। हमें तो भरोसा है सर, एक पार्षद भी जब चुनता है, पहले गली के अंदर सड़क बनी है, उसके बाद में दूसरा पार्षद आया तो पोल लगा के लाइट भी लगा दिया, ये विकास हुआ है। ये हमें तो भरोसा है, आम पब्लिक को तो भरोसा होता है कि विकास भी हो रहा है, भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है। इसे आप दोनों खारिज नहीं कर सकते। और कह रहे हैं तो अंदर तो आप लोग जानते हैं, लेकिन गुमराह कर रहे हैं जनता को। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार वो नासूर बन चुका है हमारे सिस्टम के अंदर। लोग ये कहते हैं कि खत्म हो रहा है, मैंने कहा कम। मैं तो बात बता रहा हूँ, मैं बात बता रहा हूँ। लोग बड़ी सहजता के साथ में लेते हैं कि तो अभी लड्डू हैं, कोई दे जाता है तो ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है इसमें? अच्छा, बड़ी उसके साथ में उनका जितने देर मीडिया ट्रायल होता है वो उसके लिए शर्मिंदगी की बात है, उसके बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभियोजन स्वीकृतियां मिलती नहीं है, सरकार कोई भी हो, और उसके बाद में क्या करेंगे? वो जीत के आते हैं, 3-4 साल जब ट्रायल चलता है उस पैसे को बल्क में मिलता है, फिर कोई नौता दिन आता है, पूछता है कि आज किस बात के लिए, साहब एक सवामणी का है कि पापा जी पे देख लो, फालतू की चीजें थी, वो तो पाक साफ हो गए और आपको भोजन पे आना है। ये स्थिति रहती है करप्शन से, जो काले चेहरे कुछ दिन अखबारों में छाते हैं उसके बाद की ये स्थिति बता रहा हूं। मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ।
कोई खोले के हनुमान जी में कोई स्वामणी करेगा, कोई बीकानेर में कहीं और करेगा, कोई जोधपुर में करेगा। तो ये स्थितियां बन चुकी हैं। भ्रष्टाचार मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को किस मुंह से कह देते हैं, सोचने वाली बात है। तो अनिल, आने वाले दिनों में ये तय माना जाना चाहिए कि कमेटियां और ये सारी बातें तो चलेंगी, लेकिन केंद्र और सांसद कांग्रेस के निशाने पे होंगे, ये माना जा सकता है। क्या केंद्र बिंदु मानो चाहिए इससे आप? बिल्कुल, और बीजेपी भी शायद यही चाहती है कि कांग्रेस का निशाना मोदी जी पर हो। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से होगा। जिस तरह की रणनीति बनाई गई है, ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने अपनी चाल से किया है, पार्टी अपनी अपनी रणनीति बनाती है। भाजपा ने एक रणनीति बनाई कि अगर कोई फेस घोषित करेंगे तो उसके खिलाफ हमलावर रुख होगा, या पिछली सरकार की जो फेलियर उसको यहाँ पर गिनाया जाएगा। हम देख भी रहे हैं कि 4 जो परिवर्तन यात्रा 4 अलग अलग दिशाओं से आ रही हैं, 4 बड़े नेताओं को उनकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, एक नहीं है। तो ऐसे में अलग से पार्टी की रणनीति है कि किसी भी तरह से डाइवर्ट किया जाए। मोदी वर्सेज राजस्थान का चुनाव अगर होगा, जनता के बीच में एक मैसेज पीएम नरेंद्र मोदी का है, ऐसे में वहां पर पॉजिटिविटी कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए नजर आती है, और वहां से राजस्थान की सत्ता की इस कुर्सी पर बीजेपी सोचती है कि शायद उनके हाथ में सत्ता की चाबी होगी। और यही वजह है कि जो रणनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो गेम यहाँ पर किया है, हालांकि कांग्रेस अपने स्तर पर चल रही है, केंद्र पर निशाना साधने के साथ साथ अपने विकास विजन को भी जनता को बता रही है, जनता के बीच में भी है, कुछ नई योजनाएं भी आ रही है, जनता को सौगात भी दी जा रही हैं, तमाम चीजें। और ऐसे में ये जो राजस्थान के चुनाव होने वाले हैं कुछ सहज नहीं है। दोनों ही खेमों के अंदर कुछ गुटबाजी भी हैं, कुछ नाराजगियां भी हैं, जिनको पाटना पार्टी के लिए सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो चुनाव से पहले होगा। और अगर वहां पर कुछ हद तक जो गुटबाजी और जो नाराजगी उसको दूर अगर किसी पार्टी ने कर लिया तो एक फतह वहां पर होगी। दूसरी फतह के लिए टिकटों का चयन वहां पर होगा, और जिस पार्टी ने बेहतर टिकटों का चयन किया, जिताऊ उम्मीदवार को ज्यादा बिल्कुल वो आगे निकल पाएगा। निश्चित रूप से 2 ही चीजें इलेक्शन में महत्वपूर्ण होती है कि धरातल पे आपकी वर्किंग टीम कैसी है, कितनी वो अपने आप को मोबिलाइज कर पा रही है, जनता के बीच अपनी जगह और पैठ बना पा रही है, और दूसरा आपका कैंडिडेट सिलेक्शन। अगर वास्तव में कैंडिडेट का अगर चयन बहुत अच्छे से जन भावनाओं को ध्यान में रखते हैं, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रख के किया, तो कप्तान निश्चित रूप से बाजी मार जाता है। लेकिन जनता चाहती नहीं है, आपने थोप दिया तो आप सफल होना बहुत मुश्किल हुआ, उसकी किस्मत ही उसे बचा सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जोखिम ले रहे हैं आप। लेकिन राजनीति है, सामाजिक जीवन हो, अपना पर्सनल लाइफ, उसमें भी जोखिम लेने पड़ते हैं, तो राजनीतिक दल क्यों नहीं लेंगे। खैर, आने वाले दिनों में बहुत सारी रोचक चीजें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हर दिन कुछ नया होगा, और हर घड़ी राजनीतिक बदलाव की या राजनीतिक घटनाक्रम कभी भी प्रकट हो सकते हैं, उसके लिए हर घड़ी इंतजार भी रहता है। तो हम कोशिश करेंगे जैसे ही कुछ नई चीजें आती हैं वो आप तक पहुंचाने की। आज के लिए फिलहाल खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।